हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स 2023-24 क्लास 12th इंग्लिश सेट ए के सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और एनालिसिस अच्छे से करें। कोई क्यूरी रहे, कोई डाउट रहे और वीडियो आपको यदि पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें। आपकी जो फाइनल एग्ज़ाम होगी वर्ष 2024 की फरवरी की फर्स्ट वीक में होगी, तो उसमें आपको किस हिसाब से लिखना चाहिए और क्वेश्चन को पढ़कर किस प्रकार से प्रश्न के उत्तर देना है, वो सब हम आज के इस वीडियो में देखेंगे और यह भी एनालिसिस करें कि अभी तक आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो 80 नंबर का पेपर था। 20 नंबर जो रहते हैं वो इंटरनल के रहते हैं, जो कि आपके सब्जेक्ट टीचर, आपके बिहेवियर, द वे यू सिटिंग इन द क्लास, सारी आपकी एक्टिविटी उसमें नोटिस होती है, उस हिसाब से आपको मिलते हैं और परफॉर्मेंस भी साल भर का। चलिए शुरुआत करते हैं। सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए जो है इसमें रीडिंग सेक्शन है। हमेशा की तरह पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना है। रीड द पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैराग्राफ को आपने पढ़ा होगा तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि इसमें पेट डॉग के बारे में कहा गया है। पेट का अर्थ होता है पालतू, डॉग मतलब कुत्ता, स्पेशली पपी। पपी मतलब होता है कुत्ते का बच्चा जो होता है ना, छोटा सा, वो। तो आई होप कि आपने पढ़ा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, द ऑथर अपेरेंटली थिंक्स दैट पपीज़ आर। ऑथर मतलब लेखक। लेखक सोचता है कि पपीज़ होते हैं फ्रेंडली एंड प्लेफुल। फ्रेंडली मतलब मित्रतापूर्ण व्यवहार करने वाले, प्लेफुल जिनके साथ हम खेल सकें, एंजॉय कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is the best synonym for the word behave as applicable to these pages। यहाँ सिनोनिम का अर्थ होता है पर्यायवाची। पर्याय मतलब समान अर्थ देने वाला। तो बिहेव का यहाँ पर पर्यायवाची कौन सा है, तो वो है एक्ट। ठीक है ना, बर्ताव करना, काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अबव पेजेस स्पीक्स अप। ऊपर जो पैराग्राफ दिया गया है वो किस बारे में बता रहा है। द इमेच्योर एक्ट्स ऑफ पपीज़। इमेच्योर का अर्थ होता है अपरिपक्व, मैच्योर मतलब परिपक्व। तो जो पपीज़ होते हैं, पपीज़ दैट मीन्स अपरिपक्व, जो छोटे पपीज़ होते हैं उनका जो एक्ट, उनका जो बिहेव होता है उसके ऊपर इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट सिनोनिम फॉर रिलैक्स। रिलैक्स का सिनोनिम देखना है, तो सिनोनिम मतलब मैं बता ही चुका हूँ, पर्यायवाची। तो रिलैक्स मतलब आराम करना, तो रेस्ट इसका सही आंसर रहेगा। अगला है, इन द अबव पेजेज द फ्रेज ऑन द अदर हैंड हैज़ बीन यूज्ड टू। यहाँ पर एक फ्रेज का यूज़ हुआ है, वाक्यांश का। तो इसका किस लिए उपयोग किया गया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है ना, मतलब जो पिछली जानकारियाँ देने के लिए इसका मीनिंग होता है, इसका यूज़ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर सेज मैनी एडल्ट डॉग्स स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम इन पॉन्ड एंड सम नेवर फाइंड गुड होम्स। बेस्ड ऑन द अबव इज वाई इज़ दिस मोस्ट लाइकली, है ना। पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ज़्यादातर जो डॉग्स होते हैं वो अपना ज़्यादातर समय जो पॉन्ड में बिताते हैं। पॉन्ड दैट मीन्स तलिया या छोटा तालाब जो होता है उसको पॉन्ड बोलते हैं। एंड सम नेवर फाइंड गुड होम्स, और कुछ जो है वो अच्छा घर फिर नहीं ढूंढ पाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा समय अगर वहाँ देंगे तो उनको घर नहीं मिलेगा। तो इसका संबंध किससे है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को आप देखोगे, पीपल थिंक दैट पपीज़ आर क्यूट एंड प्लेफुल। लोग सोचते हैं कि पपी जो होते हैं वो क्यूट एंड प्लेफुल होते हैं। एंड डू नॉट ऑलवेज थिंक अबाउट हाउ मच वर्क इट विल टेक टू ट्रेन देम। और वह ये नहीं समझ पाते हैं कि जो छोटा कुत्ते का बच्चा है, पपी है, उसको ट्रेन करने में कितना समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द पेजेस इट कैन बी अंडरस्टूड दैट समवन हु ओन्स ए पपी मस्ट बी वेरी रेस्पॉन्सिबल। उत्तरदायी होना चाहिए, मतलब चाहे ये पपी की बात कहें या वैसे भी नॉर्मली बात कहें, तो हम किसी भी जानवर को या पेट एनिमल को ख़रीदते हैं तो उसके लिए हमें रेस्पॉन्सिबल भी होना ज़रूरी है। केयरलेस नहीं होना पड़ेगा, वरना उसकी स्थिति बिगड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पेजेज वाई इज़ इट ईजियर टू टेक केयर ऑफ एडल्ट डॉग देन पपीज़। मतलब एडल्ट डॉग मतलब जो बड़ा कुत्ता होता है, युवा कुत्ता होता है,
टेक केयर ऑफ एडल्ट्स मतलब बड़े की टेक केयर करना ईजी है पपी की तुलना में, क्योंकि छोटा बच्चा तो छोटा होता है, उसका ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला सही रहेगा। कुछ स्टूडेंट को शायद ये क्वेश्चन समझ में भी नहीं आया होगा, तो हम एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, फिर यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन 3 ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। जैसे पपीज़ नीड टू लर्न हाउ टू वॉक व्हेन ऑन ए लीज, एडल्ट्स डॉग्स हैव लेस एनर्जी देन पपीज़, इट इज़ हार्डर फॉर एडल्ट डॉग्स टू फाइंड ए होम देन इट इज़ फॉर पपीज़। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही रहेगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि तीनों बातें यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो क्वेश्चन नंबर 9 है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द पेजेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। पैराग्राफ के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट जो है वो असत्य है, फॉल्स है। तो एडल्ट डॉग्स डू नॉट नीड टू ईट वेरी मच, ये गलत है कि युवा कुत्तों को ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं रहती है, जबकि जो बड़ा होता है तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए के लिए वो ज़्यादा खाता है, तो ये सही नहीं है। अगला है, विच इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए डॉग दैट इज़ हाउस ब्रोकन। तो वो है, स्पॉट गोज़ आउटसाइड टू यूज़ द बाथरूम। ठीक है, पैराग्राफ जो आता है वो 10 नंबर का आता है, तो चेक कीजिएगा कि आपके कितने नंबर सही हैं, और हो सके तो प्लीज़ कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम वीडियो बनाएं तो हमको ऐसा लगे कि हाँ आप अटेंशनली उनको देख भी रहे हैं और आपका फ़ायदा भी हो रहा है। वार्षिक परीक्षा तक हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, और ज़रूरत पड़ी, मुझे अगर लगा तो लाइव क्लासेस भी हम आपके लिए शुरू करेंगे, जिसमें ग्रामेटिकल पोर्शन तो हम पूरा आपका एक्यूरेट करवा देंगे। और कोशिश पूरी ये रहती है प्रतिवर्ष की 10 आउट ऑफ 10 जो है वो स्टूडेंट लेकर आते हैं, और प्रीवियस ईयर में ऐसा हुआ भी है। आप चाहें तो पिछली कक्षाओं में या 12th पास आउट जो स्टूडेंट हैं और आपके कांटेक्ट में यदि वे हैं तो उनसे ज़रूर पूछिएगा, कहीं ना कहीं हमारी क्लासेस से फ़ायदा ज़रूर होता है, यदि आपकी पढ़ने की इच्छा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पेजेस केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो पैराग्राफ को पढ़ोगे तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में ये दिया गया है, फिर इस पर आपको नोट मेकिंग करना है और सुटेबल टाइटल ढूंढना है। तो टाइटल तो होगा इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन, और नोट मेकिंग कैसे करना है, जैसे 1.1, 1.2, 1.3 हेडिंग कैसे ढूंढना है, ये मैं कल के वीडियो में बता चुका हूँ। साथ ही प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो उसमें भी आपने देखा ही होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें और अच्छे से सीखें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि 4 नंबर बहुत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेक्शन बी, राइटिंग स्किल। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर का आई थिंक यही होता है सेक्शन डी के बाद, डी और बी। इसमें लेटर, एप्लीकेशन, रिपोर्ट, कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। और फॉर्चुनेटली इस बार ये हुआ है कि वो सारी चीज़ें जो हमारे इस चैनल के माध्यम से हमने आपको पढ़ाई है वो सभी इसमें आया है। ओवरऑल देखा जाए तो पूरा पेपर जो है बहुत ही ईजी था। यदि स्टूडेंट ने अच्छे से लिखा है पेशेंस के साथ, तो इसमें वो मोर देन 95 नंबर भी ला सकता है। ठीक है, चलिए, पहला दिया गया था कि आपके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है दूसरे शहर में, तो आपको हाउस होल्ड गुड्स के लिए एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करना है लोकल न्यूज़पेपर में। हाउस होल्ड गुड्स जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, टीवी, फ्रिज, बहुत अच्छे से हमने करवाया है, तो आपने कर ही दिया होगा, तो मुझे पूरा विश्वास है। अगर ये नहीं किया है तो फिर इससे भी सरल यहाँ पर आया था, ये आया था से नो टू ड्रग्स के ऊपर है। ठीक है ना, बहुत ही सरल पोस्टर था। फिर उसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पर ये इनसैनिटी कंडीशन ऑफ योर कॉलोनी, मतलब आपकी जो कॉलोनी है उस कॉलोनी में जो गंदगी है, उस गंदगी के लिए आपको न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट देना है ना। जैसे मेल फंक्शनिंग के लिए लेटर हमने आपको करवाया है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेल फंक्शनिंग है, वैसा ही ये आपकी कॉलोनी में जो है वो एक तरह से मेल फंक्शनिंग ही कह सकते हैं। ठीक, तो आई होप कि ये भी आपने कर दिया होगा। और ये नहीं किया है तो इसके अथवा में जो है ये भी इजी था। क्या था कि आपको सजेशन देना है आपके फ्रेंड को कि नीट की तैयारी कैसे करें। ठीक है ना। 5वां है, इसमें वैल्यू ऑफ गेम्स के लिए दिया गया है, जो हमारे चैनल के माध्यम से हम करवा चुके हैं और आपने उसको याद भी किया है, प्रैक्टिस भी करवाई है। ये नहीं किया है तो उसके बाद में फिर आपको इनमें से जैसे पॉपुलेशन प्रॉब्लम है ना, इनके ऊपर, या वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, सोशल मीडिया, इनके ऊपर आपको एक पैराग्राफ राइटिंग कर देनी थी। अब बात करते हैं हम सेक्शन सी की, ग्रामेटिकल पोर्शन है। तो पहला है, दो ही इज रिच ही इज सैड। दो का अर्थ होता है यद्यपि, यद्यपि वह अमीर है फिर भी वह उदास है। ठीक है ना। हिज ब्रदर इज गुड एट मैथमेटिक्स। हम बहुत सारे, आप देखो ग्रामेटिकल पोर्शन के लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और इस प्रकार के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने
30 से 40 वीडियो हमारे इस चैनल के माध्यम से मैं बना चुका हूँ और उसमें यही क्वेश्चन करवाए मैंने बार बार। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे चैनल से यदि आपने कभी कहीं पढ़ा है और नहीं भी पढ़ा है तो आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि 10 के 10 नंबर आते हैं स्टूडेंट को। क्योंकि वहाँ बताया गया है कि गुड जो एडजेक्टिव होता है इसके साथ में फिक्स प्रपोजिशन एट आता है, ठीक है ना। गुड एट मैथमेटिक्स, गुड एट इंग्लिश, गुड एट डांस, गुड एट राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो वी ought to जो होता है वो ऑब्लिगेशन के लिए होता है, वी ought to respect our elders। आरजे, अब आरजे क्या है, इसके प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे तो हिंदी वर्णमाला के स्वर से इसकी स्टार्टिंग हो रही है तो क्या आएगा, एन आएगा। अगला है विल यू लेंड मी मनी प्लीज़, तो सम आएगा। अब सम क्यों आएगा, क्योंकि एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। दिखने में सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव लग रहा है, लेकिन ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन जब किया जाता है तो उसमें हम सम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ही कैन राइट विथ हैंड, आइदर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब दोनों तरफ की बात हो कि वो अपने दोनों हाथों से लिख सकता है, दोनों तरफ से लिख सकता है, तो उसमें आइदर का यूज़ होता है। एक और एग्जांपल है, जैसे रोड के दोनों साइड क्या हैं, पेड़ हैं, तो आइदर साइड ऑफ द रोड, इस प्रकार से। डू एज डायरेक्टेड चलें तो ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, तो चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, मतलब वाक्य का अर्थ भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए और वाक्य नकारात्मक होना चाहिए। तो इसमें आप सीधा आप ध्यान रखो, जब सेंटेंस में ऑलवेज आए तो नेवर कर देना है और नेवर आए तो ऑलवेज कर देना है। कब, जब विदाउट चेंजिंग द मीनिंग का कहा जाए। तो यहाँ ऑलवेज दिया गया है तो हम क्या कर देंगे, नेवर, तो क्या हो जाएगा, ही नेवर कम्स ऑन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो ही डिड नॉट टीच इंग्लिश, ही डिड नॉट टीच मैथमेटिक्स। अब देखिए, जब दो चॉइसेस दी जाती हैं और नाइदर नॉर का यूज़ करना होता है तो इसका मीनिंग हो जाता है कि ना तो ये और ना ही ये। मतलब वो अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, वो गणित नहीं पढ़ाता है, तो अर्थ क्या, मतलब जब हम नाइदर नॉर का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ना तो वह अंग्रेजी पढ़ाता है ना ही गणित पढ़ाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर ही। अब डिड नॉट हटेगा, क्यों हटेगा, क्योंकि सेंटेंस में जब हम नाइदर नॉर का यूज़ करते हैं तो नाइदर नॉर ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंस देने वाले शब्द हट जाएंगे। तो नाइदर ही डिड नॉट हट जाएगा, तो टीच का क्या हो जाएगा, टॉट, TAUGHT, नॉर मैथमेटिक्स, ठीक है। मतलब हटा क्या क्या है, डिड नॉट इधर से हटेगा, इधर से हटेगा, सब्जेक्ट एक बार आएगा, ठीक। अगला है द बॉय सेड टू मी आई नो यू, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है, ठीक है। तो नरेशन के भी हम वीडियो डाल चुके हैं। फिलहाल हम इस के आंसर की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सेड टू है ये टोल्ड में हो जाएगा। उसके बाद में इन्वर्टेड कोमा हटकर दोनों वाक्यों के बीच में दैट लगेगा और फिर प्रोनाउन चेंजिंग वाला नियम यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर आपका द बॉय टोल्ड मी दैट ही न्यू, KNEW, पास्ट में चला जाएगा ये। अब यू का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो आई हैव नॉट डन इट, चेंज इनटू पैसिव वॉइस सेंटेंस। पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है, तो जैसे यहाँ पर सेंटेंस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इसका नेगेटिव ही बनेगा, ठीक है ना। तो पहले हम देखें कि ये किस टेंस का है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव है। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस करेंगे तो इसके आगे वाले टेंस अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और वो होती है हैज़ बीन और हैव बीन। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और क्रिया का तीसरा रूप। और सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो ये भी ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, इट के साथ में आता है हैज़, है ना, नॉट बीन, क्रिया का तीसरा रूप लगाना है तो वो ऑलरेडी डन दिया गया है, बाय, आई का मी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज़ द स्कूल वेयर आई टीच। यह स्कूल वह है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ। तो इसको आइडेंटिफाई करना है, अंडरलाइन क्लोज, मतलब वेयर आई टीच जो लिखा हुआ है ये अंडरलाइन है, इसको आपको देखना है कि ये कौन सी क्लॉज है ना। अब ये क्या है, प्लेस को बता रहा है, क्या बता रहा है, प्लेस को, और इस स्कूल की ये वाक्य जो है विशेषता बता रहा है। तो जब विशेषता बताता है तो उसको विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कहेंगे। क्या कह सकते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज। और एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं,
ठीक है ना। बाकी क्लोजेस के एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसको आप देखिएगा। और भी वीडियोस अभी मैं डालने वाला हूँ, जैसे नाउन क्लोज कितने प्रकार की होती है, एडजेक्टिव क्लोज कितने प्रकार की होती है, और एडवर्ब क्लोज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नो सूनर डिड द सन राइज देन द फॉग डिसअपियर्स। इसमें क्या करना है, एज सुन एज का प्रयोग करना है। तो एज सुन एज का अर्थ होता है जैसे ही, और जब भी हम एज सुन एज का यूज़ करते हैं तो नो सूनर हट जाता है। अब नो सूनर के साथ में इसके जोड़े में आता है देन, तो वो भी हटेगा, और नो सूनर के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो भी हट जाएगी। तो क्या आंसर हो जाएगा, नो सूनर के स्थान पर एज सुन एज आ जाएगा, डिड भी हटेगा। तो एज सुन एज द सन, अब डिड हटा है मतलब ये पास्ट फॉर्म में हो जाएगा, तो रोज, एज सुन एज द सन रोज, ROAC, द फॉग डिसअपियर्स, और दोनों के बीच में कॉमा जरूर लगेगा, द फॉग के और रोज के बीच में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो सेक्शन डी में जो दिया गया है, ये एक्सट्रैक्ट को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो एक्सट्रैक्ट का अर्थ होता है कि हमारी जो पुस्तक है, जैसे फ्लेमिंगो है, विस्टास है, इसके पोएम या फिर लेसन से यदि पैराग्राफ लिया जाए तो उसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। तो आप इसको पढ़ोगे तो ये है हमारा जो डीप वाटर जो लेसन है उससे लिया गया है। डीप वाटर में आपने पढ़ा है कि लेखक की उम्र जब 10-11 वर्ष की होती है तो उसके साथ एक मिस एडवेंचर होता है ना। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हु इज आई इन द अबव लाइन्स, इन लाइनों में आई कौन है, तो आई कौन है, विलियम डगलस है, जो खुद बता रहा है ना, नरेटर है वो। व्हाट डज द वर्ड ट्रीचरस मीन, ट्रीचरस का अर्थ क्या है, तो ट्रीचरस का अर्थ यहाँ पर है डेंजरस, खतरनाक। अगला है हाउ वाज YMCA पुल रिफर टू, YMCA का यहाँ किस चीज़ को रिफ़र कर रहा है। इसमें जो ऑप्शन आना चाहिए वो आना चाहिए। देखो मैं चारों ऑप्शन को हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। YMCA का मीनिंग मतलब YMCA किस चीज़ के लिए रिफ़र यहाँ पर कर रहा है, तो फॉर इट हैड इंस्ट्रक्टर, क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रक्टर है। दूसरा है फॉर इट हैड लाइफ गार्ड, क्योंकि यहाँ पर लाइफ गार्ड मिलते हैं, ठीक है ना। फॉर इट हैड स्वेलो वाटर टू लर्न स्विमिंग, स्वेलो का अर्थ होता है पानी निगलना, जैसे हम घूट लेते हैं, तो जब हम व्यक्ति डूबता है तो पानी को स्वेलो करता है, ठीक है ना। तो क्या इसके लिए है, तो आई थिंक इसमें जो आंसर आना चाहिए वो आंसर आना चाहिए इसका बी। ओके, और भी यदि आपको डाउट रहे तो आप कमेंट्स ज़रूर करें, आपके कमेंट्स का वेलकम है और भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। वाई डिड द ऑथर गो टू YMCA पुल टू लर्न स्विमिंग, YMCA पुल में वो स्विमिंग करने के लिए क्यों आता है, तो बिकॉज इट वाज सेफ़र है, सॉरी ये सेफ़र, क्योंकि वह सुरक्षित था इसलिए वो वहाँ जाता है। व्हाट डिड ऑथर्स मदर वार्न हिम अगेंस्ट, उसकी माँ किस चीज़ के लिए उसे वार्निंग देती है, चेतावनी देती है, तो वो चेतावनी इसलिए देती है क्योंकि जो याकीमा रिवर है वो डेंजर है। तो ये गेंगर लिखा हुआ है, गेंगर नहीं है, क्या है, डेंजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। तो ये कीपिंग क्वाइट पोएम से ली गई लाइनें हैं कि पब्लो नेरूदा ने जिसको लिखा हुआ है। तो देखते हैं हु इज़ द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट, पब्लो नेरूदा ऑफ कोर्स। व्हाट डज द पोएट वांट अदर्स टू डू, कवि दूसरों से क्या चाहता है, क्या करने को चाहता है, टू कीप क्वाइट एंड इंट्रोस्पेक्ट, मतलब शांत रहें और आत्ममंथन करें, ठीक है। नेक्स्ट है वाई शुड वी कीप क्वाइट अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार हमें शांत क्यों रहना चाहिए, वो इसलिए रहना चाहिए कि फॉर अटेंडिंग पीस, ताकि शांति हम धारण कर सकें, फॉर मेंटेनिंग ब्रदरहुड, भाईचारा बढ़ सके, मेंटेन रहे, फॉर साइलेंस, शांति बनी रहे, ऑल ऑफ दीज। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही रहेगा। अगला देखते हैं। तो ये द टाइगर किंग से लिया गया है। टाइगर किंग में आपने देखा होगा कि जैसे उसका जन्म होता है तो एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि इसकी मृत्यु जो है टाइगर के द्वारा होगी, सोवे टाइगर से होगी। ये सारी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी हमने पढ़ी है। अब देखते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ द अबाउट टेक्स्ट, तो काल्की ने इसको लिखा है। अब जो लेखक हैं उनका ये निकनेम है, काल्की के नाम से प्रसिद्ध है वो, है ना, नाम उनका दूसरा है, बड़ा है। हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रोट अप, वो कैसे बड़ा हुआ, तो रॉयली के साथ, रॉयली मतलब हम कह सकते हैं कि जो राजा महाराजा जिस ठाट बाट से बड़े होते हैं उनकी परवरिश होती वैसे ही। अगला है एट वाट एज वाज ही हैंडेड इन थ्रोन, मतलब उनको पदवी कब मिली, तो ये 20 वर्ष की उम्र में मिली।
व्हाट डज द सेंटेंस सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, इसका मतलब क्या है? ये जो इन्वर्टेड कोमम दिया गया है इसका क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग है कि डिड नॉट सी एनीथिंग एक्सेप्ट इंग्लिश फिल्म्स, मतलब अंग्रेजी फिल्मों को छोड़कर उसने कुछ नहीं देखा। ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन आंसर थे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आंसर थे आई थिंक, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आंसर की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है ना, और आपको करवा भी दिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से इनको लिखा होगा। अब देखते हैं आप कितने नंबर लाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही अच्छे से तैयारी करते रहें और आपके परिवार का और आपके स्कूल का नाम रोशन ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।